हेलो फ्रेंड्स, एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का स्टार्ट किए थे और हम लोग उसमें 9 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का 10वां चैप्टर्स है, तो आइए देखते हैं। 10वां चैप्टर है गति उन दूरियों का मापन। गति और दूरी का मापन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो है पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश के पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। पहेली और बूझो जो थे ये कक्षा में जब गर्मी की छुट्टी व्यतीत करके आए थे तो उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टी में हम लोग कहाँ गए थे, क्या क्या किए थे, ये सारी चीज़ों का वो लोग सामान्य चर्चा कर रहे थे। आगे है एक बच्चा अपने पैतृक गाँव पहले रेलगाड़ी फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। उनमें से एक बच्चा जो था अपने पिता के गाँव गया था। वो पहले बैलगाड़ी से गया, फिर रेलगाड़ी से गया, उसके बाद बस से भी गया था। तो वो रेलगाड़ी फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग किया था। पिता के गांव में जाने के लिए रेलगाड़ी का यूज़ किया, उसके बाद बस का यूज़ किया और लास्ट में बैलगाड़ी का प्रयोग किया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी और एक विद्यार्थी जो था वो वायुयान से यात्रा किया था। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए गए थे। और उनमें से एक विद्यार्थी जो था वो अपने चाचा जी के नाव के माध्यम से पानी में जो नाव चलता है उसके माध्यम से वो मछली पकड़ने में व्यतीत किया था, एंजॉय किए थे। वो गर्मी की छुट्टी अपना इस टाइप से एंजॉय किए थे। तो इस तरह से जो पहेली और बूझो है वो गर्मी की छुट्टी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से एक बालक जो था वो पहले रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा किया, फिर बस से, फिर बैलगाड़ी से यात्रा किया और एक बालक है उसमें जो वायुयान से यात्रा किया और दूसरे विद्यार्थी जो है वो अपने चाचा के नाव से मछली पकड़ने में एंजॉय किया या व्यतीत किया। आगे है इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है। इसके बाद अध्यापक ने विद्यार्थियों के लिए को कहा कि वो वाले चैप्टर पढ़िए, आप उन समाचार पत्रों को पढ़िए जिनमें छोटे वाहन वाले जो होते हैं, छोटे पहिए वाले जो वाहन होते हैं उनके बारे में वर्णन दिया हुआ हो, उसको आप लोग उस समाचार पत्र को पढ़िए। आगे है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। उन छोटे पहिया वाले वाहनों का पढ़ना है, उन पहिया वाले जो वाहन है, छोटे पहिया वाले वाहन, उसके बारे में चर्चा करना है या उसके बारे में अध्ययन करना, पढ़ना है, जो मंगलयान पर गए थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था और ये जो छोटे पहिया वाले वाहन थे उनको मंगलयान तक ले जाने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। आगे है इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कैसे करते हैं। इसी बीच जो पहेली थी वो प्राचीन काल की कहानियां पढ़ती थी कि प्राचीन काल में लोग यात्रा कैसे करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे। आगे है यातायात की कहानी। इसमें है प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे और उनके जो सामान वगैरह होते थे उसको पीठ पर लाद देते थे और कभी कभी वो जानवरों का भी यूज़ करते थे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। आगे है प्राचीन काल में जलमार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। प्राचीन काल में जल में यात्रा करने के लिए, जल मार्गों से यात्रा करने के लिए नावें बनाई जाती थी और नाव के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आरंभ में जो स्टार्टिंग में लकड़ी के लट्ठों से जिसमें खोखली गुहिका बनाई जा सके उससे नावें बनाई जाती थी। आरंभ में जो था लकड़ी जिसमें खोखला होता है, बीच में खोखला होता है, वैसी गुहिका उससे लकड़ी से नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। इसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो होते थे उसको जोड़कर उन्होंने नाव बनाना सीख लिया। आगे है ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थे। ये जो नाव बनाए जाते थे वो जीवों के आकृतियों के समान बनाए जाते थे। जैसे जीवों में संरचना होती है, आप मछली को देखे होंगे, मछली में जो उसका मुख वाला पूंछ वाला पार्ट होता है वो पतला होता है अपेक्षाकृत बीचे वाले पार्ट के। इसी के कुछ अकॉर्डिंग वो नाव की भी संरचना होती है, मछली के आकार की या जीवों के समान संरचना ही होती है। नाव भी किनारे पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ऐसे ही मछली का भी शरीर होता है, मुंह पे और पूंछ पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है। तो वही है कि इनमें जो जीवों की आकृति सदृश जो है नाव की संरचना की जाती थी, नाव की रचना की जाती थी। अध्याय 8 और 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। हम लोग चैप्टर 8 और 9 में पढ़े थे कि मछली की जो धारा रेखीय शरीर होती है, मछली की जो शरीर होती है वो मुख पर पतला होता है और पूंछ पर पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है और जब वो चलती है
तो जिधर अपना मुख मोड़ती है पूँछ उसके विपरीत दिशा में मुड़ता है और उस पर जो धारा रेखित शरीर पाए जाते हैं उससे वो पानी को झटका देके हटाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे है पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो यातायात का जो सिस्टम था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इससे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होने लगी। साथ साथ मनुष्यों को भी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। तो वही है कि पहिए के आविष्कार के ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिज़ाइन में भी परिवर्तन किया गया है, पहियों की आकृति में भी परिवर्तन किया गया है और आगे चल के पहियों पर जो चलने वाले वाहन को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जा रहा था। पहले जो था पहिए लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे उसमें और भी मटेरियल का यूज़ किया गया, फिर वो तत्वों को बनाए जाने लगे, लोहे का, स्टील का, इस टाइप के। तो उसमें भी पहियों की डिज़ाइन में भी परिवर्तन किए गए और पहिए के आविष्कार से काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। यातायात में बहुत ही बदलाव आया और वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। आगे है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर रहते थे। 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ था तो वहाँ पे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते थे, पशु के माध्यम से ही जाते थे और जो पहिया वाहन बनाते थे वो भी खींचने के लिए पशुओं का ही यूज़ करते थे, उसके माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आगे है वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। उसके बाद जब भाप के इंजन का निर्माण हो गया तो एक नया ऊर्जा शक्ति आ गया जिसके माध्यम से वो यातायात कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आगे है वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। वाष्प से चली जो भाप से चलने वाली गाड़ी थी उसमें सवारी गाड़ी और साथ साथ माल ढोने वाली गाड़ी भी आ गई और दोनों का विकास किया गया। उसके इन दोनों गाड़ियों को चलाने के लिए, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी को चलाने के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। जब भाप से चलने वाली रेलगाड़ी आई तो उसके लिए पटरी होना जरूरी है क्योंकि चलेगी किस पे, तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी को चलाने के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। आगे है इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। स्वचालित वाहन जो स्वयं चलने वाले वाहन आए, इसके बाद स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव तथा जहाज़ों का उपयोग किया गया। जो जल में चलने वाले साधन थे, यातायात के जो साधन थे जो जल में चलते थे, वो मोटर से चलने वाली नाव और जहाज का प्रयोग किया गया, बनाया गया। आगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्ष में वायुयान का विकास हुआ, आकाश में उड़ने वाले यंत्रों का विकास हुआ। आगे है जिसमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री और सामान ले जाने योग्य बनाया गया। जो 19वीं शताब्दी के वर्षों में वायुयान का विकास किया गया और जो बाद में मनुष्य को जाने और सामान को ढोने के योग्य भी बनाया गया। आगे विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पराध्वनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। विद्युत रेलगाड़ी जो लाइट से चलने वाली रेलगाड़ी थी, एकल रेल जो एक ही रेल से आना जाना दोनों होता है ट्रेन का। आगे है पराध्वनिक जिसे सुपरसोनिक कहते हैं, जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, ऐसी चीज़ों को हम सुपरसोनिक कहते हैं। फिर वायुयान तथा अंतरिक्ष यान, ये सारा जो है 20वीं शताब्दी में ही बनकर तैयार हुआ था। 20वीं सदी में बहुत योगदान है 20वीं सदी में बहुत विकास हुआ था यातायात के साधनों का। आगे है चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ चित्र 10.1 दिया गया है, उसमें परिवहन के विभिन्न साधन दिखाए गए हैं और हमको प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के जो भी साधन है उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। जैसे जब किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार नहीं था, पाषाण काल में मनुष्य जब एक स्थान पर दूसरे पैदल ही यात्रा करते थे और उनको जाने में बहुत टाइम लगता था, सामानों को ले जाने में भी दिक्कत होती थी और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर जानवरों का प्रयोग करने लगे, फिर पहिए का आविष्कार हो गया तो पहियों को खींचने के लिए जानवर आ गए। फिर धीरे धीरे भाप वाले इंजन का आविष्कार हुआ, वायुयान का आविष्कार हुआ। इस तरह उसको अत्याधुनिक जो है, प्राचीन से लेकर अत्याधुनिक परिवहन के साधनों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जा सकता? क्या कोई परिवहन का ऐसा साधन है जो उस समय उपयोग में लाया जाता था और अब जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है? आगे है आपने कितनी दूरी तय की, यह डेस्क कितना चौड़ा है। आपने कितनी दूरी तय की, यह डेस्क कितना चौड़ा है। लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूरी चलें? लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूरी चल के आए हैं? अगर पैदल आप यात्रा करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि हम कितनी दूरी चल के आए हैं? आगे है आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना
संभव होता है। हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमको घर से स्कूल जाना है तो पैदल जाएं या किसी साधन के माध्यम से जाएं? जब तक हमको दूरी नहीं पता रहेगी तब तक हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि हम पैदल यात्रा कर सकते हैं या किसी माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, किसी माध्यम से हम जा सकते हैं। तो वही इसमें है, आप कैसे पता लगाएं कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुँचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है। आप इस प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? हमको जब खरीदना होता है तो मार्केट जाना होता है। मार्केट जाने के लिए हम ये कैसे जान पाएँ कि हम पैदल जाएँ, बस से जाएँ, ऑटो से जाएँ, साइकिल से जाएँ, कितनी दूरी है, इसके माध्यम से हम कितना टाइम लगेगा, किस साधन से हम वहाँ तक पहुँचे। तो वही है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे। कोई स्थान कितना दूर है, यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। कोई स्थान कितना दूर है, इसके लिए हमको पहले यह जानना होगा कि वह कितना दूरी है, उसकी दूरी मीटर में, किलोमीटर में या मील में, जैसा भी मापक हो उस हिसाब से कि कितना है, ताकि हम अंदाज़ा लगा लें कि हमको उतना दूर यात्रा करने के लिए पैदल ही कर सकते हैं या किसी साधन की ज़रूरत है। तो वही इसमें है कि कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। हमको पहले महत्वपूर्ण है कि वो कितना दूर है, उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस साधन से जाएं। पैदल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं या रेलगाड़ी से जाएं या पानी के जहाज से जाएं अथवा अंतरिक्ष यान से जा सकते हैं। आगे है, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है और कभी कभी कोई ऐसी भी वस्तु होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको जानने की आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। पहेली तथा बूझो दो स्टूडेंट हैं कक्षा में, वो एक डेस्क पे साथ साथ बैठते हैं और एक डेस्क पे दो लोग बैठते हैं, एक पार्ट में उसका साथी, एक पार्ट में दूसरा उसका साथी बैठता है। तो वही है कि जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं और एक साथ ये लोग बैठते हैं और कभी कभी ये लोग झगड़ा भी ये भी करते हैं कि वो मेरा ज़्यादा स्पेस ले लिए, वो उनका ज़्यादा स्पेस ले लिए। तो दोनों आपस में इस बात से लड़ते थे कि कभी उनका जो साथी है वो अधिक भाग यूज़ कर ले रहा है डेस्क का और कभी दूसरा साथी लड़ता था कि वो यूज़ कर ले रहे हैं डेस्क का। आगे है, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। जब उन्होंने लड़ाई कर रहे थे दोनों लोग कि ज़्यादा भाग वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए अध्यापक ने उनको सुझाव दिया कि आप डेस्क की लंबाई जो है उसको माप लीजिए। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। डेस्क में बीचों बीच में एक चिन्ह बनाया, उसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा बीच में खींच दिए। आगे है, ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता था। ये दोनों मित्र जो थे वो गिल्ली डंडा खेलने के बहुत शौकीन थे और जो बूझो है वो अपने पास गिल्ली और डंडा जरूर रखता था। आगे है, यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया है। यहाँ ऊपर दिया है कि ये जो डेस्क की लंबाई है वहाँ गिल्ली और डंडे के माध्यम से नापने का प्रयोग किया है। आगे है, ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। ऐसा लगता है, हम ऊपर जो चित्र में दिखाया गया है कि गिल्ली और डंडा के माध्यम से जो नाप रहे हैं उसको देख के लगता है कि ये एक गिल्ली और एक डंडे के बराबर उसका आधा साइज है, तो पूरे डेस्क की जो लंबाई हो जाएगी दो गिल्ली और दो डंडे के बराबर है। तो वही इसमें कह रहा है कि ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल जाता है और जब डेस्क के मध्य में रेखा खींच दी जाती है तो वो दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं कि उनको आधा आधा टेबल जो है मिल गया है, आधा डेस्क मिल गया है। आगे है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। जो डेस्क का एक भाग होगा वो एक गिल्ली और एक डंडे के लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। कुछ दिन क्या होता है, जो बीच में रेखा खींचे थे दो बराबर भागों में बांट के बीच में जो रेखा खींचा गया था वो मिट जाता है और साथ साथ जो उसमें एक गिल्ली और एक डंडे की जो लंबाई थी उसके मिड में ही थी, आधा डेस्क की जो लंबाई थी एक गिल्ली और एक डंडा, दूसरा पूरा डेस्क मिलाकर दो गिल्ली और दो डंडे के बराबर थे। तो जब गिल्ली डंडा भी उसका खो जाता है या गायब हो जाता है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। अब वो नए गिल्ली डंडे का यूज करके कैसे इसकी लंबाई मापते हैं।
हेलो। अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों और एक गिल्ली के लंबाई के बराबर हो। जब पुराना डेस्क नापा गया था, पुराने गिल्ली डंडे से नापा गया था तो 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर डेस्क की लंबाई थी, लेकिन जब नए सेट से नापा गया तो 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर है और साथ साथ थोड़ा सा पार्ट भी बच गया है। तो वही, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया है। यह तो 1 गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? जब नए सेट से मापा गया तो उसमें 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर था और साथ साथ थोड़ी सी लंबाई भी बच गया। तो अब उसको कैसे बराबर पार्ट में बांटा जाए, अब क्या करें? आगे है, आप पहेली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं? आप पहेली और बूझों को आप क्या सुझाव देंगे कि वो डेस्क की लंबाई कैसे मापे? क्या वो क्रिकेट वाले जो विकेट होते हैं और गिल्ली होते हैं उसका प्रयोग करके वो उसको नाप सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? अगर हम क्रिकेट वाले जो विकेट हैं और गिल्ली से हम नापने का प्रयास करेंगे तो वही समस्या उत्पन्न होगी जो गुल्ली और डंडे से नए वाले सेट से हुआ था। पुराने वाले सेट में तो डेस्क की जो लंबाई थी 2 गुल्ली 2 डंडे के बराबर थी, लेकिन नए वाले सेट से जब नापा गया तो 2 डंडे और 1 गुल्ली के बराबर थी, साथ साथ 1 गिल्ली का स्पेस बच गया था। तो उसकी समस्या को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए वो कह रहे हैं कि क्रिकेट के विकेट और गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी वही समस्या उत्पन्न हो सकती है। आगे है, वह एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। अब वो एक कार्य कर सकते हैं कि एक छोटी डोरी ले लें और उस पर 2 चिन्ह लगा दें। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। जो डोरी लेंगे उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे या 2 चिन्ह उस पे लगा देंगे और डोरी की एक लंबाई भी होगी और इस लंबाई के माध्यम से डेस्क की चौड़ाई जो है नाप सकते हैं। डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। लंबाई जो होता है वो लंबा होता है और चौड़ाई उससे थोड़ी कम होती है। तो डोरी अगर लंबा होगा तो चौड़ाई जो छोटी होगी उससे कम दूरी जो होगी वो उसको आसानी से नाप लेंगे। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी मापने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? और इस डोरी का जो उपयोग है, डोरी की लंबाई से जो कम लंबाई वाले होंगे उसको हम आसानी से नाप लेंगे या कैसे नाप सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 1/8वां भाग कर सकते हैं। जब लंबाई जो होगी, डोरी की जो लंबाई होगी उससे कम साइज की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी उसको मापने के लिए वो उसका आधा भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं और साथ साथ 1/8वां भाग भी कर सकते हैं। आप संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इन डोरी की सहायता से माप सकते हैं। अब जो है बूझो और पहेली जो है डेस्क की लंबाई इस डोरी के माध्यम से वो नाप सकते हैं। आगे है, आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें स्केल होता है, उस पैमाने का प्रयोग करके भी हम लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं, अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। बूझो ने यहाँ पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे तथा वह स्वयं भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुके हैं। बूझो कहते हैं कि जब ये सब मानक नहीं थे तो लोग दूरियां कैसे मापते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कैसे पता चलता था कि इनके बीच की दूरी क्या है। वह स्वयं भिन्न भिन्न ढंगों से दूरी नापने का प्रयास भी कर चुके हैं। आगे है, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत से अनेक अवसर आते हैं जब हमको लंबाई और दूरियां नापने की आवश्यकता होती है। आगे है, दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है। जब वो किसी दर्जी से हम जाते हैं, पूछते हैं कि हमको कपड़ा सिलाना है, तो वो पूछता है कि कपड़ा जो है कितना मीटर है, उसके लिए देखता है कि वो जो आपके कपड़े फिटिंग के बनाएंगे उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं, सिलाई करने के लिए पर्याप्त है नहीं, तो कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसीलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। और जब बढ़ई को देते हैं आप किसी अलमारी को बनाने के लिए, तो अलमारी की वो लंबाई और चौड़ाई उसे पता होती है। और लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है क्योंकि उसको जो दरवाजा बनाएगा, डोर बनाएगा, क्या उसके साइज का है कि नहीं है। आगे है, किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। जब कोई किसान है तो उसे अपने खेत के क्षेत्रफल पता होता है, खेत की लंबाई और चौड़ाई पता होता है। और लंबाई और चौड़ाई पता करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर खेत की लंबाई चौड़ाई नहीं पता रहेगा तो उसमें कितना बीज डाला जाए, कितना पानी डाला जाए, कितना खाद डाला जाए, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर नहीं पता चल पाएंगी। इसीलिए उसको लंबाई चौड़ाई जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से वो बीज का प्रयोग और खाद का प्रयोग, पानी का प्रयोग भी करता है। तो वही है कि ताकि वह यह जान जाए कि अपने खेत में कितने बीज बो सकता है
तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई क्या है, तो हम लोग सीधी लंबाई नापेंगे, सर से लेकर पैर तक की लंबाई नाप के वही बताएंगे। ऐसे मतलब बैक साइड से नहीं नापेंगे, एकदम सर से लेकर नीचे तक पैर तक की ही नाप के बताएंगे। तो वही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप एक सरल रेखा का प्रयोग करेंगे या सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। झाड़ू की लंबाई भी नापेंगे तो भी एक सरल रेखा में नापेंगे, डेस्क की चौड़ाई नापेंगे तो भी एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा हो, चाहे इस टाइप से हो चाहे इस टाइप से हो। दिल्ली से लखनऊ से दूरी जो है ये भी एक रेखीय रूप में होगा, सरल रेखीय रूप में ही होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी एक सरल रेखीय रूप में ही होगा। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। ये सारे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये दो स्थानों के बीच की दूरी से ही संबंधित है। आगे है, दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। दो स्थान जो होते हैं एक मेज के किनारे की तरह भी हो सकते हैं। जैसे मेज ऐसे करके होता है तो इस किनारे की तरह भी हो सकते हैं कि मतलब दो जमीन एक साथ हो, दो प्लेस एक साथ हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जम्मू यहाँ पड़ता है, कश्मीर नीचे पड़ता है, तो इस टाइप से भी इतनी दूरी भी इनके बीच में हो सकती है। तो वही कह रहा है इसमें कि दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। इनकी लंबाई जो होती है, दो स्थानों की जो बीच की दूरी होती है वो मेज के किनारों की तरह भी हो सकता है, समान हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे जम्मू और कन्याकुमारी के बीच की दूरी जो है उस हिसाब से भी इनके बीच का स्थान हो सकता है या दूर हो सकता है। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है, और हम जब मापन करते हैं या लंबाई या दूरी मापते हैं तो हमको क्या करना होता है, कैसे हम उसका सही माप जानते हैं। आगे है कुछ मापन। क्रियाकलाप फर्स्ट है। क्रियाकलाप फर्स्ट में है, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। ये जो क्रियाकलाप करेंगे उसको हम समूह में करेंगे और एक एक लोग मिलकर करेंगे। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई चौड़ाई मापिए। इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, ये समूह में करेंगे। समूह में सारे बच्चे एक एक करके अपना करेंगे। अपने पैर को लंबाई का मानक मानेंगे, मात्रक मान के उसके बाद अपने पैर की लंबाई से ही कमरे की लंबाई या चौड़ाई का ज्ञात करेंगे, अनुमान लगाएंगे। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। जब हम पैर को मानक मान के हम पैर की लंबाई से नापेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि थोड़ा बहुत पार्ट बच जाएगा जो है हमारे पैर की लंबाई से थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए रूम है, रूम को हम नाप रहे हैं, हमारा पैर इतना बड़ा है तो दो पार्ट में गया तो दो पैर के बराबर हुआ, इतना स्पेस बच गया। तो वही इसमें कहने का मतलब है कि जब हम पैर से लंबाई या चौड़ाई मापते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे पैर की लंबाई से थोड़ा कम जगह जो है बच जाता है। अब वो व्यक्ति के साइज के हिसाब पर निर्भर करेगा। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए ज़्यादा पैर की संख्या की आवश्यकता होगी और बड़ा व्यक्ति होगा तो उसके लिए ज़्यादा पैरों की संख्या की आवश्यकता होगी। तो वही है इसमें कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग अपने पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। पहले की तरह जैसे हम डोरी का यूज़ कर रहे थे डेस्क की लंबाई नापने के लिए, उसी तरह अपने पैर की लंबाई नापने के लिए भी डोरी का प्रयोग करना है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए और प्रयोग जो कर रहे हैं उसको टेबल सारणी जो है 10.1 में लिखना है। यहाँ है कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई। सारणी है विद्यार्थी का नाम, कक्षा के कमरे की लंबाई, कक्षा के कमरे की चौड़ाई। इसमें विद्यार्थी जो है अलग अलग विद्यार्थी लेना है और उनके पैर के हिसाब से रूम की लंबाई और चौड़ाई नापना है। उसके बाद लिखना है कि किसके कितने पैरों के बराबर आए हैं, कितने पैर के बराबर लंबाई है, कितने पैर के बराबर चौड़ाई है। आगे है क्रियाकलाप सेकंड। क्रियाकलाप सेकंड में है, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। समूह में कार्य करना है। जो क्रियाकलाप सेकंड है इसको समूह में करना है और अपने बालिस्त मतलब कानी उंगली से लेकर ये जो अंगूठे की उंगली होती है इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम बालिस्त कहते हैं। यहाँ से लेके ये वाली दूरी से लेके ये कनिष्ठ उंगली तक, अंगूठे से लेके कनिष्ठ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम एक बालिस्त कहते हैं। तो वही है कि आप प्रत्येक अपने बालिस्त को मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की रखी मेज या डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। बालिस्त के बराबर हम अपने मेज या डेस्क की जो है लंबाई माप सकते हैं। आगे है
मापन के लिए यहाँ भी आप यह जान पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। मापन के लिए हम ये भी जान जाते हैं कि जो हमारी एक बालिश्त होती है उसके माध्यम से हम एक डोरी भी ले लेते हैं और कभी कभी उस डोरी का छोटा हिस्सा भी हमको ज़रूरत होता है, छोटे भाग की भी आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों को 10.5 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मापन का जो अर्थ होता है वो अज्ञात राशि को उसी प्रकार की ज्ञात राशि से जो तुलना करना होता है उसी को हम ज्ञात राशि जो होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए पैर से हम रूम की लंबाई भी हमको नहीं पता है और साथ साथ पैर से हम माप रहे हैं तो पैर की भी लंबाई हमको नहीं पता है, तो दोनों अज्ञात राशि हो गए। तो अज्ञात राशि, लेकिन हम जब उसको ज्ञात कर लेंगे तो हम कह देंगे कि हमारी रूम की जो लंबाई है वो 4 पैर के बराबर है, 5 पैर के बराबर है, तो ये निश्चित राशि हो गई। 4 पैर एक निश्चित राशि हो गई। तो वही है कि अज्ञात राशि को उसी प्रकार कुछ ज्ञात राशि की तुलना जो करना होता है इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो इसमें पैर जो हो जाएगा 5 पैर 6 पैर जो हो जाएगा एक निश्चित हो जाएगा, पैर जो होगा वो मात्रक हो जाएगा। तो यही इसमें कहने का मतलब कि अज्ञात राशि से उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। किसी माप जो कोई माप करते हैं तो उसको 2 भागों में व्यक्त करते हैं। जैसे लंबाई हो गया तो 10 मीटर, 10 में 10 जो हो गया वो अंक हो गया, मीटर जो हो गया वो दूसरा पार्ट हो गया, तो वही 2 भागों में इसको बांटते हैं। जैसे पैर से लिए हैं, रूम की लंबाई मान लीजिए 5 पैर है तो 5 जो हो गया निश्चित संख्या हो गई और आपकी लंबाई जो हो गया अनिश्चित संख्या हो गई, तो ये आपका 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है, जिसमें 2 परिणाम को 2 भागों में रखते हैं। एक भाग संख्या का होता है, दूसरा भाग जो होता है वो ली गई माप का मात्रक होता है। आगे है उदाहरण के लिए क्रियाकलाप फर्स्ट में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन कहते हैं। जब हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जो क्रियाकलाप फर्स्ट कर रहे थे उसमें हम कमरे की लंबाई जो है किसी व्यक्ति के पैर से नाप रहे थे कितने पैर गया था, तो वही इसमें जो पैर की लंबाई थी वो आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है। तो 12 जो हो गया एक संख्या हो गया और पैर की लंबाई जो है एक प्रकार का मापन है या मात्रक है, उसको पैर जो है मात्रक बोलेंगे और 12 जो है एक प्रकार की संख्या हो गई। अब 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? इसमें जो सारणी हम बनाए थे 10.1 और 10.2 जो अंकित किए थे, इसमें मापों का हमको अध्ययन करना है और इसमें देखना है कि प्रत्येक पैर द्वारा जो मापी गई लंबाई है कमरे की लंबाई है क्या बराबर है, पैर की लंबाई के बराबर है, ये सभी माप बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? क्या जो सारे विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जो बालिस्तों के माध्यम से मापी गई जो है मेज की चौड़ाई के सारे स्टूडेंट के बराबर आ रहे हैं? जिस तरह पैर, जैसे मान लीजिए रूम है किसी और पैर की लंबाई के बराबर वो माप रहे हैं, तो अगर व्यक्ति की साइज़ लंबी है तो पैर की संख्या कम आएगी और व्यक्ति की साइज़ अगर छोटी है, छोटा बच्चा है, तो पैर की संख्या ज़्यादा आएगी। तो वही पूछ रहा है कि मतलब क्या दोनों बराबर है। इसी तरह अगर हम बालिस्त के माध्यम से टेबल या डेस्क की जो लंबाई चौड़ाई लेंगे तो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग लंबाई आएगा। तो वही सभी अपने अपने बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्तों से भिन्न हो सकती है और ये जो है शायद जो परिणाम आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे क्योंकि आपके जो मित्र होते हैं उनके बालिस्तों से भिन्न भिन्न होती है लंबाई जो है उनके अलग अलग। सारे बच्चों की हाथ की जो लंबाई है कनिष्ठ उंगली से लेकर अंगूठा के बीच की जो दूरी है वो अलग होगी, सारे बच्चों की भिन्न भिन्न होगी। आगे है इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है, इसीलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है। इसी प्रकार जैसे हम बालिस्तों की लंबाई व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है उसी तरह पैर की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है और जब हम बताते हैं किसी को कि इस रूम की जो लंबाई है वो 10 पैर के बराबर है तो वो व्यक्ति अनुमान नहीं लगा पाता कि ये सही अनुमान है कि गलत है, वो कितनी लंबाई हो सकती है। जब तक आपके पैर की जो है एकदम निश्चित वैल्यू नहीं पता होगी कि हमारी पैर की लंबाई कितनी है तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वही इसमें है कि किए गए माप की किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो यह नहीं समझ पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैर की लंबाई का जानना आवश्यक है। हमको किसी भी लंबाई को जानने के लिए सबसे पहले हमको उसकी अपने बालिस्त की लंबाई जानना आवश्यक है, कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है और पैर की लंबाई कितनी है। उसके हिसाब से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि रूम की चौड़ाई, रूम की लंबाई कितनी है। और ऐसे हम बताएंगे कि हमारे रूम की जो लंबाई है 10 पैर है, 12 बालिस्त है, तो लोग सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे और इससे समझने में असुविधा होगी। आगे है
अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है, और इसमें हमें कुछ ऐसे मात्रकों की भी आवश्यकता होती है जो सारे मात्रकों के लिए समान होते हैं। यही कह रहा है कि इसमें हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। कुछ ऐसे मात्रक का यूज करते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। मापन के मात्रक मापन के मानक मात्रक क्या है? प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में समान उपयोग होता था। जब पुराने समय में हम दूरी को मापने के लिए पैर की लंबाई से मापते थे कि कितने पैर की दूरी है, हाथ के माध्यम से मापते थे कितनी दूरी है, उंगली के माध्यम से नापते थे कितनी उंगल है, बोलते हैं ना 4 उंगल है, 2 उंगल है, इस टाइप से। तो वही प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई और एक कदम की दूरी जो है, इन्हीं सभी मापों को मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। 1 हाथ, 2 हाथ, 1 पैर, 2 पैर, 4 उंगल, 4 उंगली, 5 उंगली, इस टाइप से पहले लोग मापन करते थे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग बहुत अच्छे पैमाने का यूज किए थे, क्योंकि वहाँ पे खुदाई के समय एक परिशुद्ध ज्यामितीय रचना देखने को मिला है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन काल में मिस्र में उपयोग किया जाता था। कोहनी से उंगली तक की जो लंबाई होती है उसे हाथ कहते हैं, और मिस्र में जो है इसी का प्रयोग किया जाता था मात्रक के रूप में। 1 हाथ का प्रयोग किया जाता था, और 1 हाथ बराबर होता था उंगली से लेकर कोहनी तक की जो लंबाई होती थी वो 1 हाथ कहलाता था, और इसका प्रयोग मिस्र के लोग करते थे, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। और ये जो है हाथ की लंबाई के माध्यम से जो मानक था, मात्रक के रूप में था, ये अन्य भागों में भी प्रयोग किया जाता था। आगे, संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, और संसार के कई भागों में विभिन्न भागों में जो है फुट का, लंबाई के रूप में फुट का प्रयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती है, और अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई अलग भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं मिस्र का मान लीजिए कि 1 फुट बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, तो कहीं और क्षेत्र का ले लेंगे तो 1 फुट बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। वही कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे, और लोग जो था 1 गज कपड़ा लेने जाते थे तो अपनी ये हाथ को सीधा करके यहाँ तक के नापते थे। यहाँ तक की जो लंबाई होती थी वो 1 गज कपड़ा कहलाती थी। तो वही बांह के सिरे से लेकर अपने ठोड़ी तक की मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे, और रोमवासी जो लोग थे वो अपने पैर की लंबाई से ही, कदमों की लंबाई से ही उसको नापते थे। आगे है, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में जो छोटी लंबाई नापी जाती थी वो मुट्ठी या उंगल का प्रयोग किया जाता था, अंगुली का प्रयोग किया जाता था। आगे है, आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता था। अभी भी देखते हैं कि लोग माला बनाते हैं, फूल का जो माला बनाते हैं, पुष्प विक्रेता जो होते हैं वो माले का प्रयोग कहते हैं। 1 हाथ माला है, 2 हाथ का माला है, तो वही है कि पुष्प विक्रेता जो है अभी भी हाथों का प्रयोग करते हैं, अपनी भुजाओं का ही उपयोग करते हैं उसके लंबाई के मात्रक के रूप में। और हमारे शरीर के जो विभिन्न पार्ट हैं उनका अलग अलग प्रयोग हम कर सकते हैं लंबाई के रूप में। हम उसका कई पार्ट जो है प्रयोग किया जाता है मात्रक के रूप में। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई शरीर की जो है भिन्नता होती है। किसी का जो है ये 42 की जो लंबाई होगी वो थोड़ा कम होगा, बड़े व्यक्ति रहेंगे तो उनकी लंबाई ज़्यादा होगी। छोटे बच्चे की बात कर ले तो उसकी 42 की लंबाई कम होगी। इसी तरह पैर की लंबाई, कोई लंबा व्यक्ति है तो उसका पैर जो है ज़्यादा लंबा होगा, और छोटा व्यक्ति है तो पैर कम होगा। तो वही इसमें प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों की थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। शायद इसी कारण जब मनुष्य में लंबाई और ऊंचाई या जो भी हो, हाइट में कमी होगी या बालिस्तों की संख्या में कमी होगी तो मापन में उलझनें तो आएंगी ही। वही वर्ष 1970 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन के लिए एक मीट्री प्रणाली की आवश्यकता की, एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम मीट्री प्रणाली कहते हैं। मीट्री प्रणाली मतलब उसमें लंबाई का मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा। आगे, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने
मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। इसमें जो समानता के लिए सारे संसार ने एक क्या किया, मात्रक के रूप में एक सेट को स्वीकार कर लिया। जैसे मीटरी पद्धति जो है उसमें लंबाई का मात्रक मीटर है, उसी ही पूरे संसार ने उसको एक समानता के रूप में स्वीकार कर लिया, एक मानक के रूप में स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं, और आजकल जिस मात्रक का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली या SI प्रणाली कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, और SI प्रणाली जो होती है उसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये आपके SI पद्धति में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में आते हैं। आगे है चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसे अपने ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। इसमें चित्र में मीटर पैमाना दिखाया गया और ज्यामिति बॉक्स में आप देखते थे 15 सेंटीमीटर का पैमाना आता था, तो वही इसमें है कि 15 सेंटीमीटर का पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें सेंटीमीटर कहते थे। और प्रत्येक जो भाग होते हैं, प्रत्येक मीटर जो होते हैं, एक मीटर में 100 खाने होते थे, 100 खाने होते थे, जिसे हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे कहते थे। तो प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें सेंटीमीटर कहते थे। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते थे, जिसे मिलीमीटर कहते थे। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। प्रत्येक मीटर जो होते थे उसके 100 भाग होते थे, और 100 भाग को 1 सेंटीमीटर कहते थे। और जो प्रत्येक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो होता था उसमें छोटे छोटे 10 पार्ट होते थे, जिसे हम मिलीमीटर कहते थे। तो वही 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। लंबी दूरी जो उसको मापने के लिए मीटर जो है एक सुविधाजनक नहीं है। लंबी दूरी मापने के लिए हमको बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। आगे है, इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। इसके लिए जो बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है उसे हम किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं, और हम सभी जो मानक क्रियाकलाप है उसको हम मापन प्रयोग करके उसका क्रियाकलाप को हम दोहरा सकते हैं। आगे है, तथा लंबाई को SI मात्रकों में माप सकते हैं। जो सारे क्रियाकलाप हम किए थे उनकी लंबाई चौड़ाई जो है पैर के माध्यम से नापे थे, डेस्क की जो लंबाई थी उसको हम गिल्ली डंडा और बालिस्तों के माध्यम से नापते थे, उसको अब हम पैमाने के माध्यम से माप सकते हैं, और मीटरी इसमें SI मात्रकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना होगा, और ऐसा करने से पहले हमको पैमाने का सही ढंग जानना होगा कि हमको स्केल को कैसे रखना है, कैसे मापना है। आगे है लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप क्या होती है? अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मापक युक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर का, और किसी दर्जी वगैरह के लिए गोल चीज़ें होंगी तो फीते का यूज़ करते हैं, और स्केल का भी प्रयोग करते हैं। साथ साथ ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। जो है हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जिसमें जो होता है लंबाई मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। दर्जी जो होते हैं कपड़े की लंबाई मापने के लिए फीते का प्रयोग करते हैं, और जो दुकानदार होते हैं, कपड़े के व्यापारी जो होते हैं, वो छड़ जो है रखे रहते हैं, मीटर या लंबाई नापने के लिए छड़ का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए, और हमें किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए तीनों में से जो उपयुक्त विधि दिया है उसमें से किसी एक का चयन करना चाहिए। या तो हम छड़ के माध्यम से नापें, या फीते के माध्यम से नापें, या हम उसकी लंबाई या पैमाने के माध्यम से नापें। आगे उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और हम जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी पेड़ का घेर नापना है, तो उसके लिए हम स्केल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मीटर पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर पैमाना एकदम स्ट्रेट होता है, उसको हम मोड़ नहीं सकते, तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है, और जो घेर की लंबाई, गोलाई वाली जो लंबाई नापना होता है, जैसे पौधों का घेरा नापना है, उसके लिए हम फीता ही कर सकते हैं, क्योंकि फीता लचीला होता है, वो हर तरफ मुड़ जाता है। आगे है छोटी लंबाइयाँ, जैसे अपनी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए अब अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का काम में ला सकते हैं। हमको छोटी लंबाई जो नापने होती है, जैसे पेंसिल की लंबाई नापनी है, पेन की लंबाई मापनी है, तो उसके लिए जो ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का पैमाना होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आगे है लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। लंबाई मापते हैं तो हमको कई सावधानी ध्यान में रखना होता है कि हमको कैसे लंबाई नापे कि उसमें थोड़ी सी भी त्रुटियां ना हो।
पहला है चित्र 10.7 में दिखाए गए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। जब हम यहाँ पे चित्र दिखाया है कि जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो उसके अनुदिश, किसी भी वस्तु के अनुदिश, अनुदिश मतलब एकदम सीधे में रखना है, ना कि ऐसे टेढ़े में रखना है। तो हम किसी वस्तु को नापते समय जो उसकी लंबाई होगी उसके अनुदिश हम रखेंगे। और कुछ दूसरा है, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। चित्र 10.8 में ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक में माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। जब कुछ ऐसा पैमाना होता है, कभी स्केल आप देखे होंगे कि आपका स्केल ऊपर से 0 पॉइंट टूट गया है, तो वही है कि इसमें कुछ पैमाने जो है सिरे टूट गए होंगे। तो अगर 0, मान लीजिए यहाँ 0 पॉइंट लिखा है, ये टूट गया आपका, यहीं से स्केल है, तो आप किसी चीज़ को नापने के लिए वहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसको 1 से आप नापना स्टार्ट करेंगे। वही इसमें है कि कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक में माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। जब हम कोई स्केल मान लीजिए टूटा हुआ है, बीच में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहीं से आपका स्केल टूट गया है, तो अगर हम किसी की लंबाई माप रहे हैं तो यहाँ से नहीं नापेंगे, बल्कि यहाँ से नापेंगे। जहाँ 1 लिखा होगा वहाँ से हम नापेंगे। उसके बाद उसके जो है इसका नाप ले लेंगे, माप ले लेंगे। उसके बाद दूसरे सिरे जो होती है इसके पाठ्यांक, इसके बाद ये जो बीचे का बचा है दूसरा पाठ्यांक जो होता है उससे हम घटा देते हैं। यही है, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। जो हम 1 से 1 पूरा ज्ञात किए थे, 1 से मान लीजिए 15 ज्ञात किए, और दूसरा हम 0 से लेके 15 ज्ञात किए, तो वही हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 में बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अब वस्तु की लंबाई जो है 14.3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे। जो टूटा हुआ पार्ट है वो टोटल में से घटा देंगे तो हमको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। आगे है तीसरा रूल है, इसमें माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति भी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर, स्थितियों ए तथा सी पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु का नाप लेते हैं तो हमारी आँख की जो स्थिति होती है वो सही होनी चाहिए, एकदम सीधे से हमको लंबाई लेनी चाहिए, थोड़ा बैक होके नहीं लेना चाहिए। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि अगर ये लंबाई लेना है, यहाँ से हमको पॉइंट लेना है, तो हमको एकदम स्ट्रेट यहाँ से देखना चाहिए, ना कि इधर से ना इधर से। तो ये सारे जो थे पॉइंट थे, लंबाई मापते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी सावधानी थी। आगे है क्रियाकलाप थर्ड। क्रियाकलाप थर्ड में है अपने सहपाठी की ऊंचाई अब पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। हमको अपने सहपाठी की लंबाई मापनी है, तो पहले हम अपने बालिस्त का प्रयोग करेंगे। बालिस्त का प्रयोग करके नापेंगे कि उसकी लंबाई कितने बालिस्त आ रही है। उसके बाद हम पैमाने का प्रयोग करेंगे, मीटर पैमाने का उपयोग करके उसका मापन करेंगे। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिरे से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिस्तों से फिर मीटर पैमाने से मापिए। हम कि अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड का लंबाई मापना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको बालिस्तों के माध्यम से नापेंगे। तो क्या करेंगे, अपने मित्र को ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे। उसके बाद दीवार में ऊपर जहाँ उसका सर आ रहा है वहाँ हम ऐसे टिक कर देंगे, और नीचे तो आप जान ही रहे वहाँ टिक रहेगा, ऊपर टिक कर देंगे। फिर हम मित्र को हटा देंगे। उसके बाद हम इसको बालिस्तों के माध्यम से नापेंगे। बालिस्त मतलब ये दोनों उंगली ऐसे बालिस्तों के माध्यम से नापेंगे कि कितना बालिस्त आया है। उसके बाद उसको हम मीटर पैमाने के माध्यम से भी नापेंगे कि कितना मीटर आता है। अब अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखिए। इसके बाद ऐसे अलग जो कई विद्यार्थी हैं, सब अलग अलग विद्यार्थियों से कहिए सारी लंबाई नापने के लिए, और यहाँ पे सारी ऊंचाई लिखना है और बालिस्तों में लिखना है कितना सेंटीमीटर गया है, वो सारा आपको सारणी बनाना है। आगे है विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। जब विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा नापा जाएगा तो उसके परिणाम को एकत्र करना है, उसको हमको कॉलम में लिखना है, और कॉलम में फिर हमको चेक करना है कि सारे जो है उनमें बालिस्तों की जो लंबाई आएगी वो भिन्न भिन्न आएगी। क्योंकि कोई बालक बड़ा होगा तो उसके बालिस्तों की लंबाई थोड़ी बड़ी होगी, जो बालक छोटा होगा उसके बालिस्त की लंबाई थोड़ी छोटी होगी। तो वही है, बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न होगी। आप कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं। जो हम बालिस्तों के माध्यम से मापेंगे उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाएगी, लेकिन जो पैमाने के माध्यम से मापेंगे वो लगभग कुछ समान ही आएगा। वही है कि बहुत समीप भी हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के
ठीक ठाक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं। हम जब देखेंगे कि बालिस्तों के माध्यम से नाप रहे हैं तब भी उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता आ रही है, और जब पैमाने से नाप रहे हैं तब भी उसके समीप वैल्यू आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तब भी भिन्नता आ रही है। और ऐसा अंतर क्यों आ रहा है? सारे लोग तो एक ही पैमाने का प्रयोग कर रहे हैं, मीटर का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इतनी भिन्नता क्यों आ रही है? भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकती है, और यह जो अंतर होता है वो जब जांच करते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी माइनर जो त्रुटि होती हैं उसके वजह से हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, और मापन में जो त्रुटियां आ रही हैं, समस्याएं जो आ रही हैं, इनके बारे में जानने और व्यवहार के लिए हम इसके महत्व को उच्च कक्षा में जानेंगे। आगे है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापन। किसी वक्र रेखा की मापन लंबाई कैसे करते हैं? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। हम किसी जो वक्र रेखा होती है, वक्र मतलब इस टाइप की जो रेखा होती है, उसमें हम सीधे पैमाने या स्केल का प्रयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं, और जो थोड़ा कर्व में होता है उसके लिए हम सीधा पैमाने का यूज नहीं कर सकते, और उसके लिए हमको जो है धागे का प्रयोग करना पड़ता है। आगे है क्रियाकलाप फोर्थ। क्रियाकलाप फोर्थ में है वक्र रेखा AB। वक्र रेखा AB 10 चित्र में दिया है कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। जो वक्र रेखा AB कोई दिया हुआ है वो वक्र के रूप में है, इसकी जो है लंबाई नापने के लिए हम धागे का प्रयोग करेंगे। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए, इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। आप देखते हैं जब कोई वक्र में चीज रहती है तो धागे को लेते हैं और धागे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे गांठ मार देते हैं, और गांठ मारने के बाद उसको हम पकड़ के ऐसे नापते, एकदम तान के नापते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा पार्ट पकड़ के नापते हैं। वही इसमें कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये है तो आप इसका वक्र नापना है तो यहाँ से आप धागे को वहाँ पे गट्ठी कर देंगे और यहाँ से आप पकड़ के यहाँ से तान के नापेंगे, फिर यहाँ पे आप पकड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको हम तान के नापेंगे। इस तरह जो है हम इसका वक्र की लंबाई या उसके अनुदिश जो है धागा नाप लेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। मान लीजिए यहाँ A बिंदु है, यहाँ B बिंदु है, और यही क्रिया हम बार बार करते करते B बिंदु तक पहुंचेंगे। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहाँ पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। अब जो बिंदु B पार्ट पे है इसको दोनों को एक स्टेट कर लेंगे। उसके बाद स्केल पैमाना जो है, स्केल पैमाना रख के एकदम स्टेट में हम उसको नाप लेंगे। तो वही पैमाने के अनुदिश फैलाइए, धागे के आरंभ से बधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप जो है वक्र AB की लंबाई होगी, और जब हम स्केल के माध्यम से नाप लेंगे तो ये पूरी वक्र की जो लंबाई होगी वही हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, ये कोई वक्र है, ऐसे करके ये वक्र है, ऐसे वक्र दिया है, और ये धागे की लंबाई इसको मापना है। तो ऐसे तिरछा करके एकदम स्ट्रेट करके पकड़ते हैं इस उंगली से, फिर यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, फिर यहाँ छोड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं। ऐसे करके हम A से B तक की जो है सारी दूरी माप लेते हैं। उसके बाद धागा को हम स्ट्रेट करके उसको पैमाने के माध्यम से उसकी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हम जब दूरी लेते हैं, लंबाई लेते हैं, तो हमको सुनिश्चित करना पड़ता है कि इसमें मापन में कोई त्रुटियां ना हो। बहुत बारीकियां ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और मापन के कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमको कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता भी होती है। जैसे धागे से नापे तो कितना धागे के बराबर गया है, वालिस्त के नापे तो कितना वालिस्त गया है, पैर की लंबाई नापे तो कितने पैर के बराबर है। इसी तरह जो है मीटर में हमको जो है इस पैमाने को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ मानक मात्रकों की भी आवश्यकता होती है। आगे हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं में क्या है? क्रियाकलाप 5 दिया है। इसमें है उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची 10.4 में बनाइए। हमको उन वस्तुओं के बारे में सोचना है जो भी हम हाल ही में देखे हैं, और उसको हमको सूची बनाना है। आगे है स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए। हमको अपने आसपास की चीज़ों को देखना है और सबकी एक लंबी सूची बनाना है। उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, स्कूल का बैग भी ले सकते हैं, मच्छर, मेज, डेस्क, जो भी आसपास देखते हैं, इधर उधर जो भी देखते हैं, सब उसमें हम लंबी सूची बना सकते हैं। आगे है
इनमें कौन गतिशील है और कौन विराम में है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम इतना सारा एग्जाम्पल देखें, स्कूल का बैग है तो क्या ये गतिशील है या विराम अवस्था में है, मच्छर है तो क्या गतिशील है, विराम अवस्था में है, मेज है तो क्या गतिशील है या विराम अवस्था में है। इसी साथ साथ डेस्क पे जो बैठे व्यक्ति हैं वो किस अवस्था में है, गतिशील हैं या बैठे हैं या स्थिर हैं। छोटा बच्चा कैसा है, जल में मछली जो तैर रही है वो कैसी है, पत्थर घोड़ा, ये सारे जो वस्तु दिए हैं वो गतिशील अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है। आपने यहाँ कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। हम यहाँ कैसे निश्चित किए हैं कि जो सारी वस्तुएं हम लोग देखें, ऊपर सूची जो बनाए हैं उनमें से कौन सी वस्तुएं गतिशील है या कौन सी वस्तुएं आपकी विराम अवस्था में है। आपने यहाँ देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। हम देखते हैं कि चिड़िया जो है अभी यहाँ बैठी हुई है, कुछ टाइम बाद देखिए यहाँ से गायब हो जाती है। और मेज टेबल वगैरह देखिए अभी हम यहाँ रखा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद भी आएंगे तो अभी हमको यहीं पर मिलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो चिड़िया है इस स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, इसका मतलब वो गति की अवस्था में है, और टेबल उसी स्थान पर हमको दोबारा मिल गया, तो ये विराम अवस्था में है। आगे है, आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। हम चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6 है। क्रियाकलाप 6 में है, फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इन चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। हमको क्या करना है, फर्श पे एक पेपर बिछा देना है, पेपर या कागज की शीट बिछा देनी है, जो बड़ी शीट फैलाकर रख देना है, और उस पर कुछ चीनी डाल देना है। चीनी डालते ही देखेंगे कि उस पर कुछ चींटियां जो है मंडराने लगती हैं और धीरे धीरे करके ढेर सारी चींटियां उस पर आ जाती हैं। उसके बाद उसको हमको एक चींटी को इंडिकेट करना है। चींटी जो होगी, जब ऐसे मान लीजिए कागज की शीट है, इस पर हम चीनी का टुकड़ा डाल दिए हैं, इस पर जब चींटियां आ जाएंगी तो देखिए कभी चींटी यहाँ है तो कभी चींटी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है। अगर चींटी यहाँ है, यहाँ से जैसे वो हटे हम यहाँ पे चिन्ह बना दें, फिर यहाँ जाए तो यहाँ हम बिंदु बना दें, फिर यहाँ भी बिंदु बना दें। उसके बाद जब वो हम आगे की स्थिति है, उसकी स्थिति के छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। चित्र 10.1 में जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी उन चींटियों को हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है, कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ गति की है को दर्शाता है। जब हम एक पेपर शीट लेते हैं, उसको बिछा देते हैं, उसके बाद उस पर हम कुछ चीनी के टुकड़े डाल देते हैं, और चीनी के टुकड़े जैसे ही डालते हैं, कुछ चींटियां जो है उस पर आके रेंगने लगती हैं। और चींटियां जब रेंगने लगती हैं तो क्या करते हैं हम, जब चींटी की गति जो होती है वहाँ हम ऐसे ऐसे करके टिक बना देते हैं, चिन्ह बना देते हैं जहाँ पर चींटी गति की है, जहाँ जहाँ चींटी गई है। उसके बाद हम धीरे से उस पर से चीनियाँ और चींटियाँ जो है गिरा देते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ हम चिन्ह बनाए उसको हम ऐसे मिलाने का प्रयास करते हैं, और हम देखते हैं कि जो हम चिन्ह बनाए हैं वो चींटी किस तरह से गति की है। जो सारे बिंदु को हम मिलाते हैं तो चींटियों की गति वही होती है। तो चींटी किस माध्यम से गति की है, किस किस दिशा में गति की है, कहाँ गति की है, वही चींटी की गति को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? गति जो होती है, किसी प्रकार की वस्तु जो होती है उसमें इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम गति कहते हैं। तो वही कह रहा है, क्या आप नहीं मानते हैं? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रख सकते हैं? जब क्रियाकलाप 5 बनाएंगे तो उसमें हम वस्तुओं का समूह बनाएंगे। उसमें हम घड़ी को, सिलाई मशीन को और बिजली का पंखा जैसी जो वस्तु होंगी उसको हम किस में रखेंगे? विराम अवस्था में रखेंगे या गति की अवस्था में रखेंगे? आगे है, क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं? हम ये देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। क्या आप इन्हें भी किसी भाग में कोई गति देखते हैं? क्या आप इनके किसी भी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती हैं? पंखी की जो पंखुड़ियाँ होती हैं या घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो किस तरह गति करती हैं? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियों को देखते हैं जिनमें हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता होगी, और हम कुछ प्रकार की गतियों को भी देखते हैं और जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार की गति इसमें होती है। आगे है,
गति के प्रकार में है, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? आप देखे होंगे जब सीधी सड़क होती है तो उस पर कोई वाहन चलता है, सीधी रेखा में चलता है, और साथ साथ जब मार्च पास्ट होता है तो उसमें जो परेड करते हैं सिपाही जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, और जो पत्थर है ऊंचाई से गिरता है तो उसका हमको प्रेक्षण करना है। यह किस प्रकार की गति है? दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और भी उदाहरण दे सकते हैं? जब दौड़ प्रतियोगिता होता है तो देखते हैं कि जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट जो होते हैं वो एक सरल रेखा में गति करते हैं, और रोड पे देखते हैं जो वाहन चलती है वो भी एक सरल रेखा में चलती है, और इसके साथ साथ मार्च पास्ट जो सिपाही लोग करते हैं वो भी आपके एक सरल रेखा में होती है। तो वही है, क्या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए साधन चल रहा है तो एक सीधी रेखा में चल रहा है, यहाँ मार्च पास्ट भी कर रहे हैं लोग, सीधी रेखा में जा रहे हैं। वही है, इन सभी उदाहरणों में हम यहाँ देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ये सारा उदाहरण जो हम देखें इसमें लोग एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, ये सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, तो ये सारी जो गति होती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। अगला क्रियाकलाप 7 है। क्रियाकलाप 7 में है, एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। हमको क्या करना है? एक पत्थर लेना है, ठीक है, पत्थर लेना, इसमें एक धागा बांध देना है, इसके बाद इसको हमको हाथ से घुमाना है। तो हम घुमाएंगे तो ये बीच में मेरा हाथ है तो ऐसे ऐसे करके ये घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। तो वही इसमें कह रहा है, पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति ध्यान से देखिए। हम देखते हैं पत्थर जो है वृत्तीय गति के अनुदिश गति करता है। जब हम धागे में पत्थर बांध देते हैं, उसको ऐसे से घुमाते हैं तो वो एक वृत्तीय गति में करता है, गोल गोल वो घूमता है। आगे है, इस गति में पत्थर की अपने हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। जब हम किसी धागे में पत्थर बांधते हैं उसके बाद उसको हम गोल गोल अपने हाथ के अनुदिश घुमाते हैं तो एक वृत्तीय गति करता है, और हाथ के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ हाथ है, हाथ के बीच की दूरी जो है वो समान होती है, पूरी जो है ये हाथ की दूरी जो है चारों तरफ जो है समान होती है, और इस तरह की जो गति होती है वो आपका वर्तुल गति कहलाता है। जो वृत्तीय गति होती है वो वर्तुल गति कहलाती है। आगे है, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। जब देखें आप कोई बिजली से पंखा चलता है, चाहे छत वाला हो या स्टैंड वाला हो, स्टैंड वाला भी ऐसे ही तरह से गति करता है, छत वाला भी ऐसे ही गति करता है, तो ये आपका जो है वर्तुल गति होता है। और घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है वो भी आपका इसी तरह से गति करती है। तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इन सब की जो गति होती है वो आपका वर्तुल गति कहलाता है। आगे है, बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। बिजली का पंखा जो है, घड़ी की सुई जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये अपने ही स्थान पर रह के घूर्णन करती हैं, अपने ही स्थान पर ये गति करते हैं। और इसी तरह जैसे पंखा ही अपने स्थान पर पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं, उसी तरह घड़ी की सुई भी अपने स्थान पर घूमती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान होगी। अगर हम पंखुड़ी, जो पंखे की पंखुड़ी होती है या घड़ी की सुई पे कहीं पे हम चिन्ह बना दें तो इनकी जो गति होगी, घूमने की जो गति होगी वो समान होगी, और दूरी जो इनके बीच की दूरी होगी वो समान होगी। जैसे ये पंखा है, यहाँ पे अगर हम कोई चिन्ह बना दें तो जब घूमेगा तो इसके बीच ये यहाँ आ जाएगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो समान ही होगी। आगे है, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। कुछ प्रकरण होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपनी गति को दोबारा दोहराते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, 12 पे जाती है, फिर 12 से फिर घूमती है, फिर 12 पे जाती है, फिर घूमती है, फिर 12 पे जाती है। इसी तरह से फैन भी है, फैन भी अपनी गति को दोहराती रहती है। तो ये सारा जो गति होता है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आप अपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ से थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। हमको क्या करना है, जो हम पत्थर लिए थे उसमें धागा बांध के हाथ से गोल गोल घुमा रहे थे, उसको हमको क्या करना है, धागा ले लेना है, उसको हम ऐसे कर देना है। उसके बाद इस दूसरे हाथ से इधर खींचना है और उसको छोड़ देना है। तो वही इसमें कह रहा है कि क्रियाकलाप 7 में उपयोग किए थे। डोरी को अपने हाथ में थामिए, पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए और दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचकर फिर स्वतंत्र गति में छोड़ दीजिए। ऐसे मान लीजिए कोई धागा है, इसको पहले आप इधर खींच दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। यह एक लोलक है। यह लोलक मनोरंजन के साथ
साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करते हैं। आवर्ती गति मतलब जब यहाँ पे हम खींच के इसको छोड़ देंगे तो ये लोलक एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ बीच में जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो इस प्रकार की गति होती है वो आपका आवर्ती गति कहलाता है। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। जब ये हम देखें कि कोई लोलक है, इस दिशा में जाएगा फिर इधर जाएगा, जो इस तरह से गति करेगा वो आवर्ती गति है। उसी साथ साथ वृक्षों की टहनियाँ भी देखे होंगे कि इधर लटकती है तो भी आवर्ती गति है। साथ साथ जो बच्चे जो गति करते हैं, झूला झूलते हैं, झूला भी इधर जाता है फिर इधर जाता है, ये भी आपका आवर्ती गति है। साथ साथ सितार की डोरियाँ जो है, तबले जो है, ये सारे जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। आगे जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, एक निश्चित समय के बाद दोहराती रहती हैं, और ये सारा जो है आपका आवर्ती गति कहलाता है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इनमें एक सुई भी होती है जो जब पहिया गुणन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। हमने क्रियाकलाप 5 किया था, उसमें एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का भी परीक्षण किया। सिलाई मशीन के परिप्रेक्षण में क्या दिखा है कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, जब सिलाई मशीन चलती है उसका पहिया जब घूमता है तो उसकी सुई ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो पहिया होता है ये वर्तुल गति करता है, और ये जो सुई होती है वो आवर्ती गति करता है। तो इसमें कह रहा है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है, इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करता रहता है, और जब तक ये पहिया घूमता रहता है तब तक सुई ऊपर नीचे होता रहता है। और सुई की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है, उसके पहिए की गति जो होती है वो वर्तुल गति होती है। यहाँ फिगर में देखिए दिया है झूला जो होता है ऐसे अपनी गति को दोहराता है, आवर्तीगत हो गया। यहाँ लोलक भी दिया है और ये गिटार भी दिया है, ऐसे ही बेल है, सब यहाँ पे सब आवर्ती गति के उदाहरण हैं। आगे है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल खाती है? जब आप लोग फर्श पे देखते होंगे कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल घूमते 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, वो एक सरल रेखा में भी जाती है, लुढ़कते हुए जाती है और साथ साथ अपने आप को भी घूमती है। तो वही इसमें किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती है और आगे की ओर गति करती रहती है। तो गेंद जो होता है सरल रेखा गति करता है और साथ साथ घूर्णन गति भी करता है। क्या इसके और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जो इससे मेल खाता हो? आगे इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम बहुत से क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उसमें उनका गतियों को देखे हैं और इसमें समय के साथ उसमें बहुत से परिवर्तन हुए, इनकी स्थिति में कई परिवर्तन हुए हैं। तो जो स्थिति में समय के साथ स्थिति में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और स्थिति में जो परिवर्तन होता है इसके माध्यम से हम जो दूरी ज्ञात करते हैं वो उसमें हुए परिवर्तन होते हैं, उसके गति में जो परिवर्तन होता है उससे हम दूरी माप सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। हम देखते हैं कि चिड़िया जो तितली जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाती हैं। घोंघे जो होते हैं वो रेंगते रहते हैं, उसके साथ साथ जो नदी होती है उसमें चिकनी गोल गुटकाएं जो होती हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और वायुयान हवा में उड़ता रहता है। साथ साथ पृथ्वी भी हमारे चारों तरफ घूमती रहती है और हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका भी परिसंचरण होता रहता है। ये सारी जो एग्जाम्पल हम देखें ये गति का एग्जाम्पल देखे हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर जो है फिनिश हो गया। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे वर्तुलगत है, वर्तुलगत किसे कहते हैं, दूरी है, मापन है, गति है, आवर्तीगत है, सरल रेखीयगत है, एशाई मात्रक है और मापन के मात्रक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं, हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। ऊपर में आगे है सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमको परिवहन के विभिन्न साधनों का हम प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसीलिए एक समान मात्रक
मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले लोग पैर की लंबाई, अंगुली की लंबाई, हाथ की लंबाई के हिसाब से मापन करते थे और इसमें काफ़ी उलझने आई थी। इसके लिए एक मापन प्रणाली का विकास किए या विकसित किए। आगे है अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। अब हम एसआई पद्धति का प्रयोग करते हैं जो पूरे संसार में मान्यता प्राप्त है। आगे एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक जो होते हैं उसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आगे सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। वर्तुल गति जो होती है उसकी किसी वस्तु से जो दूरी होती है वो नियत होती है, समान होती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो लोग इसमें पहला क्वेश्चन है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि 1 मीटर में क्या भरा जाएगा, फिर 5 किलोमीटर डैश मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है, किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है। ये आपको सारा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट है किसी स्वेटर बुनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सलाई की लंबाई कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं हैं एवं तथा असमानताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापते तो आपकी अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें कुछ समस्याएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और हम वहाँ पे आप लोग के आंसर चेक करेंगे। जो भी दिक्कत होगी और उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो डाउट होगा मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो आप लोग रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।